नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ में और आपसे कुछ बातें करने के लिए। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल के पेपर में आपने देखा होगा कि राजस्व की वैकेंसियाँ आ गई हैं, लेखपाल की वैकेंसियाँ हैं, क्लर्क की वैकेंसियाँ, उसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यूपी सरकार ने उस पर बैठक भी की और जल्दी से उसको फुलफ़िल करने की कोशिश है और कहा है 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँ, ऐसी कुछ व्यवस्था की जा रही है। तो उसी हिसाब से हम लोग भी अब बहुत तेज़ी से पढ़ाई करते हैं। तो इसी क्रम में आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं आप लोगों से, और वो नया टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का मूल अधिकार। चलिए आते हैं मूल अधिकार पे बात करते हैं। मूल अधिकार, देखो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत गूढ़ बातें कही गई हैं। यानी कि इसका अगर हम विस्तार करें तो बहुत बड़ा विस्तार रूप है इसका, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, लेकिन उस हिसाब से देखते हैं जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में एनटीपीसी में हो गया या इसमें लेखपाल में हो गया, इस तरीके का देखते हैं आज। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके हम लोग एक ऐसा पढ़ेंगे जिससे ये सारे क्वेश्चंस भी निकल जाएं और हमारा काम भी चल जाए। ठीक है ना, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है हर एक एग्ज़ाम में। चलिए आज डिस्कस करते हैं मूल अधिकार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स, जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में हैं। तो आपको याद रखना है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, सबसे पहला ध्यान रखें। दूसरी बात ये है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। देखिए, मूल अधिकार जो हैं इनके बारे में समझ लीजिए, ये हैं क्या। हमारे पास दो तरह के अधिकार होते हैं, एक होते हैं मानव अधिकार, दूसरे होते हैं मूल अधिकार। मानव अधिकार एक बड़ी विस्तृत अवधारणा है। मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, एक मानव होने के नाते, जो कि असीमित हैं, इनकी मतलब कोई सीमा नहीं है। वहीं मूल अधिकार की अगर हम बात करें, ये हमें संविधान द्वारा दिए गए कुछ अधिकार हैं जो मानव अधिकार की तुलना में बहुत ही सीमित हैं। ये कैसे हैं? सीमित हैं। तो ये व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए गए। और दूसरी बात ध्यान रखिए, ये व्यक्ति के विकास के लिए हैं, यानी व्यक्तियों के भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ अधिकार संसद के द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा, हमारे जो संविधान है उसमें इसको स्थान दिया गया है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35। तो हमने दो बातें की आपसे कि मानव अधिकार और दूसरा हमने बताया आपको मूल अधिकार। तो आपको पता हो गया होगा कि मानव अधिकार क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म होते ही उसको जो अधिकार मिल जाते हैं, उन अधिकारों को बोला जाता है मानव अधिकार, और जो कि एक विस्तृत अवधारणा है। मूल अधिकार कुछ सीमित अधिकार हैं जो हमारे संविधान में स्थान दिए गए हैं, भाग 3 में लोगों को दिए गए अधिकार हैं। आते हैं, ये जो व्यक्ति के हमने बताया है, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक, भौतिक तथा इसके उज्जवल भविष्य, मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, ऐसे अधिकार जो प्रदत्त किए गए हैं, इन्हें मूल अधिकार कहा गया। तो देखिए आगे देखिए, ये संविधान का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, भाग 3 अर्थात या मूल अधिकार, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले देखिए, क्या होता था कि 12वीं-13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे, वो अपने यहाँ की प्रजा को कुछ अधिकार देते थे, मजदूरों को कुछ राइट्स देते थे, और वो राइट्स किसी पत्र के माध्यम से, किसी लिखित मेमोरेंडा के माध्यम से ये उनको अधिकार देते थे। जो अधिकार पत्र जो होता था ब्रिटेन में राजा द्वारा जो प्रदत्त किया जाता था, उसको वहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यानी कि मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब है राजा द्वारा प्रजा को दिए गए कुछ अधिकार। ठीक है ना।
तो इसी शब्द को क्या किया गया कि हमारे संविधान में ये जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, ये भी जनता को दिए गए, इसलिए इनको भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि ये 1215 के आसपास इंग्लैंड के जो राजा होते थे, इंग्लैंड के जो राजा थे वो अपनी प्रजा को क्या देते थे, और मजदूरों को कुछ राइट्स देते थे, कुछ अधिकार दिए थे। उन्हीं राइट्स को कहा जाता था, लिखित रूप में जो होते थे उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसीलिए हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए इनको भी मैग्ना कार्टा कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे मूल अधिकार कि इसको हम कह सकते हैं कि संविधान की एक तरीके से आत्मा है, संविधान की आत्मा। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार है, उसको B.R. अम्बेडकर जो हमारे आधुनिक मनु हैं कहा जाता है जिनको, उन्होंने इसकी भूरी प्रशंसा की है और इसको बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे संविधान में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बहुत ही सीरियस तरीके से देखते हैं और याद करते हैं। आगे देखिए, मूल अधिकार जो हैं ये निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक, इसका मतलब ये है कि ये किसके प्रति नकारात्मक होते हैं, या नकारात्मक कहा जाता है कि ये सकारात्मक ना होकर नकारात्मक होते हैं, अर्थात ये राज्यों के प्रति नकारात्मक होते हैं, निषेधात्मक होते हैं। ये राज्यों के विरुद्ध दिए गए जनता को अधिकार होते हैं। राज्य का ये कर्तव्य होता है कि जनता के इन अधिकारों को पूरा किया जाए और किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित ना किया जाए, ठीक है ना। ये राज्य का कर्तव्य होगा, और राज्य अगर ऐसा नहीं करता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है। अभी अनुच्छेद 32 के तहत फिर क्या किया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नकारात्मक हैं। कैसे नकारात्मक हैं? राज्यों के प्रति, राज्य के खिलाफ जनता को दिए गए अधिकार हैं, ठीक है। अगर नहीं राज्य पूरा करती है तो जनता क्या कर सकती है, राज्य के खिलाफ कोर्ट जा सकती है, न्यायपालिका में जा सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हमारी आ जाती है कि इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो किया गया, तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। सबसे बड़ी बात अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की परिभाषा हम यूँ बताई गई है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कोई भी संस्थान, कोई भी संस्था जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, ऐसी संस्था को या उसमें लिप्त व्यक्तियों को, उसमें शामिल व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं जो भी व्यक्ति सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है, यानी उसको हम कहते हैं राज्य। जैसे जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सारे राज्य के अधीन आ जाते हैं, जितने भी कार्यपालक होते हैं वो राज्य कहलाते हैं। तो हमें ध्यान रखना, जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, ये सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य का मतलब यहाँ किसी भूभाग से नहीं है, मतलब राज्य का ये है कोई भी ऐसी संस्था जो जिसको लाभ मिलता हो, सरकार से जुड़ी हो, है ना, उसको हम राज्य कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद अगर 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि देखिए हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को, यानी संसद विधि बनाती है। वहीं राज्यों में कौन कानून बनाता है? विधानमंडल जो होता है, ठीक है ना। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वहीं राज्यों में विधानसभा और जहाँ विधान परिषद होती है वो, और इसके साथ गवर्नर, ये लोग मिलके क्या बनाते हैं? ये लोग कानून को बनाते हैं। लेकिन कोई कानून ऐसा ना बना दे विधायिका जो कि उस देश की जनता के अधिकारों को हानि पहुंचाए या क्षति पहुंचाए। अगर कोई ऐसा कानून बना देती है विधायिका या संसद, तो फिर क्या होता है कि ये न्यायपालिका को शक्ति दी गई है संविधान में अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका को क्या दिया गया? न्यायपालिका
को ये अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया है कि संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन कर सकती है। देखिए एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ, पुनरावलोकन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्यायपालिका को पुनरावलोकन की शक्ति है। पुनरावलोकन मतलब है कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। अगर संसद और या विधायिका ने कोई कानून बनाया, पास कर दिया, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून की समीक्षा करेगी और देखेगी कि कहीं उसमें कोई ऐसा नियम तो नहीं पड़ा हुआ है या ऐसा नियम तो नहीं है जो जनता के अधिकारों को क्षति पहुंचाता हो या हानि पहुंचाता हो। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो न्यायपालिका उस विधि को, उस कानून को क्या करती है, शून्य घोषित कर सकती है या उतना पार्ट उससे हटा के अलग कर सकती है जो अधिकारों को क्षति पहुंचाता हो। सिंपल सी अगर हम बात कहें कि पुनरावलोकन का मतलब ये है कि विधायिका या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका रिव्यू करती है और ये देखती है कि किससे किसी प्रकार के जो मूल अधिकार जनता को दिए गए हैं उनकी क्षति तो नहीं होती है या उनको कहीं ठेस तो नहीं पहुंचती। अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यायपालिका उसको वहां से ख़त्म कर देती है, उसको हटा सकती है या शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका की पुनरावलोकन शक्ति पर टिप्पणी भी पूछ देते हैं या इस शब्दावली को ही पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिए। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 13 में ही एक शब्द है विधि। विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में विधि शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया, मतलब कहाँ परिभाषित किया गया, तो वो भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। और आप लोग जानते हैं कि विधि का मतलब क्या होता है। विधि किसे कहते हैं? विधि मतलब ये होता है कि संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा जब किसी बिल को पारित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी कि विधि बन जाती। दूसरा, किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब राष्ट्रीय आपात हो या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो गवर्नर द्वारा तथा राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं, है ना, 123 के तहत और 213 अनुच्छेद याद रखेंगे। अनुच्छेद है 123 के तहत ये करता है केंद्र मतलब राष्ट्रपति, और वहीं अनुच्छेद 213 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल किसी भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, अध्यादेश किसे कहते हैं और कब जारी किए जाते हैं। मतलब जब संसद या विधायिका अस्तित्व में नहीं होती है तो फिर ये अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनको भी हम कहते हैं कि ये विधि होते हैं। संविधान से पूर्व के बहुत से कानून हैं जो हमारे देश में लागू हैं, उनको भी हम विधि कहेंगे, और संविधान बनने के बाद भी बहुत से कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना, उनको भी हम विधि के अंतर्गत ही लाते हैं। तो अर्थात विधि को परिभाषित कहाँ किया गया, अनुच्छेद 13 के तहत परिभाषित किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने मूल अधिकारों के तहत 2 अनुच्छेद देखे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान अगर शब्द जुड़ा है कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, मूल अधिकार, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मूल संविधान की अगर बात की जाए तो उस समय कुल 7 अधिकार थे, 7। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब 6 रह गई, क्योंकि जो अनुच्छेद यहाँ बताता हूँ आपको, अनुच्छेद 31 है, 31 अनुच्छेद जो है वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन था मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में ये अब यहाँ पे नहीं है, अनुच्छेद 31 में नहीं है। एक्चुअली इसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में
इसको यहाँ से हटा दिया, मूल अधिकार से हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 300 के ए या का में इसको स्थान दे के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। और जो 7वां था वो कौन सा? अनुच्छेद 31 में था, जिसको हम कहते थे संपत्ति का अधिकार। वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। अब देखिए, अगर पूछा जाए कोई कि मूल अधिकार तथा कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, तो दोनों में ये अंतर है। देखिए, मूल अधिकार जो हैं ये आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, हमारे संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, हर मतलब नागरिक को ये स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अगर इनके खिलाफ राज्य कोई काम करती है तो हम क्या करते हैं? न्यायपालिका जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कानूनी अधिकार है, ये स्वतः प्राप्त नहीं होता है। अगर इस पर सरकार चाहे कि हाँ, अगर हम ये अधिकार जनता को नहीं देते हैं तो हम इसके खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात अगर आप समझें, देखिए, जो भी आपके पास संपत्ति है आज के दौर में या वर्तमान समय में, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपके पास मान लिया 500 रुपये हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये जो 500 रुपये हैं आपने खूब अपनी मेहनत से कमाए हो कि इस पर पूरी तरीके से मेरा अधिकार है। नहीं, ये एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मतलब इस पर अधिकार किसका है? सरकार का है। वो तो सरकार आपको छूट दे रखी है कि आप कुछ पैसों को अपने पास रख सकते हो। अगर सरकार चाहे तो 500 रुपये आप जो रखे हैं उस पर भी टैक्स लगा सकती है। सरकार की दया दृष्टि ही है जो सरकार ने क्या किया, 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रखी है। कहते हैं कि ये टैक्स से फ्री है। 2.5 लाख रुपए तक आप अपने पास संपत्ति रख सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपको पैसा रखना है, मान लिया 3 लाख रखना है, 5 लाख रखना है, तो उस जो अधिक पैसा रखा हुआ है उस पर आपको 10%, 15% जो स्लैब है टैक्स की, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। और जो इससे कम पैसा आप रख रहे हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, ये सरकार ने छूट दे रखी है। तभी हम जब बजट आता है तो देखते हैं कि सरकार टैक्स में कितनी छूट देती है कि नहीं देती है। तो ये छूट दे रखी है। छूट का मतलब ये है सरकार ने मतलब ये सरकार की उदारता समझिए या सरकार का कुछ भी समझिए, जो उसने कहा अच्छा इतना तक पैसा आप रख लो, इस पर हम आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये है जो संपत्ति आपके पास है उस पर आपका लीगली राइट नहीं होता है, वो सरकार द्वारा ही लेना पड़ता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति व्यक्ति के नाम होती ज़रूर है, लेकिन ये व्यक्ति को लीज पर दी गई होती है, सरकार द्वारा लीज पर। चलो ये किसी और दिन बात करेंगे। तो आप इसको अभी वर्तमान में सिर्फ समझिए कि अनुच्छेद 31 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिकार है, यहाँ पे अगर हम देखें तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसका वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने? 14 से लेकर 18 तक किया गया। यानी कि अब कभी कभी पूछ देता है, देखिए ध्यान दीजिए कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है, उनकी संख्या दी होती है 3, 4, 5, 6। तो लड़के क्या करते हैं 14 से 18 4 लगा देते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 नहीं है, 5 है। 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है ना। तो पहला हमारा अधिकार हुआ कौन सा? समानता का अधिकार। ठीक है, आगे आ जाइए। 2, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये कितने से? 19 से लेकर 22 तक है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये हमारा दूसरा अधिकार दिया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, 23 और 24 में। इसके बाद चौथा जो मूल अधिकार है वो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान में
अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है, जिसको अभी हम देखेंगे 25 से लेकर 28। अब आ जाइए, जो 5वां मूल अधिकार है, अब ये 29 और 30 में है, क्या है? अल्पसंख्यक। अभी हम बात करेंगे अल्पसंख्यक होते क्या हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं सांस्कृतिक संस्थान जो हैं उससे संबंधित है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार, ये 5 हो गए, जिसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 31, अभी बताया था कि इसमें संपत्ति का अधिकार था और इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और वहीं देखिए जो छठा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 32 में किया गया है, 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 33, 34, 35 ये भी कुछ अधिकार हैं जिनको अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। जल्दी से देखते हैं, चलिए अब इनको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। याद करना है, बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बहुत सिंपल है, लेकिन याद करना है आपको, याद कर लीजिए और याद हो भी जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। पहला जो था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, 14 में क्या कहा गया? देखिए कह रहा है, अनुच्छेद 14 के 2 पार्टों को हम करके देख लेते हैं। कहते हैं विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार, यानी विधि और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे होंगे? समान होंगे। इंग्लिश में अगर कहें तो कहा गया है एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस, ठीक है ना। एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस, विधि और कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति कैसा होगा? समान होगा। कहा कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है। अगर देखा जाए तो इसकी प्रवृत्ति हमें नकारात्मक प्रतीत होती है। नकारात्मक प्रतीत का मतलब ये है कि क्या ऐसा संभव है कि कानून सबके लिए बराबर हो और किसी के साथ भेदभाव ना किया जा सके। देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति, अगर हम व्यक्तियों की बात करें, उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है। दूसरा हम कहें कि भौगोलिक भूभाग भी, अगर हम देश के अंदर की बात करें, भौगोलिक भूभाग भी हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अगर भौगोलिक भूभाग अलग अलग हैं तो उनके लिए कुछ कानूनों में भी अंतर होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम कहें कि भूभाग के साथ अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर विकलांग है, हैंडीकैप है, उसमें कुछ कमी है, तो उस व्यक्ति को, और दूसरा वहीं जो परफेक्ट व्यक्ति है, हर तरह से सही है, उनके साथ, दोनों के साथ समान व्यवहार क्या किया जा सकता है? नहीं। बहुत सी जगह ऐसे पाएंगे आप कि इनमें समानता नहीं की जा सकती। क्या महिला को पुरुष के बराबर मतलब एक नज़र से देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट कुछ अलग होती है, पुरुषों की कुछ अलग होती है। तो इन चीज़ों की अनुच्छेद 14 में ही कहा गया कि नहीं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। देखिए अनुच्छेद 14 खुद ही ये कहता है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा है विधि के समक्ष समता का अधिकार कि सभी लोग समान हैं, लेकिन इसी में आगे ये भी लिखा है कि इसकी भी एक निश्चित सीमा है। अगर कोई भौगोलिक भूभाग ऐसा है जहाँ पे उन लोगों के साथ समान व्यवहार ना करके उनको कुछ रियायत दी जा सकती है, तो रियायत दी जा सकती है, ठीक है ना।
दूसरी बात, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता, विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आप इसको भी ध्यान रखें, ये ब्रिटिश से लिया गया, ये ब्रिटिश की अवधारणा है। वहीं देखिए अनुच्छेद 14 ये भी कहता है कि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी अनुच्छेद 14 ही कहता है कि विधि का समान संरक्षण, यानी इसमें कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के समान, जो उसको अधिकार है वो अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उसके कानून बनाए जाएं, उसकी कानून उसकी रक्षा करे। यानी हर एक व्यक्ति अपने जो उसके राइट्स हैं उस हिसाब से उसके ऊपर कानून अप्लाई हो, इसका संरक्षण करने का उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। और ये अवधारणा जो ली गई है हमारे संविधान में, ये कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई, अमेरिका से ली गई। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है विधि का समान संरक्षण की अवधारणा जो अनुच्छेद 14 में है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। और वैसे तो आपको पता ही है, अगर पूछ दिया जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में, तो अमेरिका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका से लिए गए। तो यहाँ पे हमने 14 देखा, 14 कहता है एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति या मानव में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये 5 आधार आपको याद करना है। कभी कभी पूछ सकता है कि 5 कौन कौन से आधार हैं जो अनुच्छेद 15 में वर्णित हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कह सकते हैं लिंग, नंबर 2 जाति, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 मूल वंश, नंबर 5 जन्म स्थान। ये हमें याद रखने हैं। कभी कभी ये दे सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से 5 आधार हैं जिनके आधार पर अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वो हैं लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। इन 5 जो आधार हैं इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 15 कहता है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके आधार पर कोई भेदभाव किसी से सरकार को नहीं करना चाहिए, ना ही कोई कानून ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, यहीं पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अनुच्छेद 15(4) की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान कहा गया, इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि उसकी बात करता है। देखिए किसकी बात कर रहा है? आरक्षण की बात कर रहा है। 15(4), ये 16 नहीं है, यहाँ 15(4) की बात कर रहा है। 15(4) में एक लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। जैसे कोई डिग्री कॉलेज हुआ, कोई यूनिवर्सिटी है, कहीं है, तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेजों वगैरह में जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो किस पर आधारित होती है? SC, ST, OBC और महिलाओं की कहीं कहीं अलग भी होती है, वुमेन की। तो यहाँ पर ये देखिए, और जबकि जनरल की मेरिट अलग होती है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्या इनके आधार पर सभी को समान रखा गया है? क्या यहाँ पे इसका विभेद नहीं किया जा रहा है? 15(4) अनुच्छेद अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक तो ये कह रहा कि इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, जाति धर्म की बात कह रहा है, उस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे देखा है कि इन मेरिट इनकी अलग अलग बनती है, इसमें आरक्षण होता है। कहा जाता है OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, SC ST के लिए सीटें, अब यहाँ पे भेदभाव हो रहा। अर्थात एक बात हमारे समझ में आ रही है, या आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे मूल अधिकार संविधान में दिए हैं
वो असीमित नहीं है, वो सीमित हैं। इस शब्द को अगर यहाँ से समझ रहे होंगे अनुच्छेद 14 और 15 से, अनुच्छेद 14 और 15 से अगर समझ रहे हो तो समझिए कि ये सीमित हैं, ये नहीं अनलिमिटेड है कि कहीं पे ऐसा ना किया जा सके। हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो इनका उल्लंघन भी एक तरीके से होता है, मतलब ये सीमित कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अभी हम अनुच्छेद 19 देखेंगे जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन वो स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं मूल अधिकार में वो भी एक सीमित हैं। ये नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है तो वो एक सीमा को लांघ जाए, नहीं, उस पर भी बाउंडेशन है, अभी हम बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इन आधारों पर क्या नहीं किया जा सकता है, किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं 15(4) ये करता है। देखिए अगर हम बात करें 15(4), ये 15(4) जो उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कहेगी कि इसमें आरक्षण, ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। हमारा जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उसके तहत इस चीज़ को जोड़ा गया। अगर ये पूछा जाए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात जो 15(4) में कही गई, क्या मूल संविधान में था, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था। कब इसको जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ, ठीक है ना, उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया। चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी से देखें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सबको मतलब तैयार भी होता है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या क्या कहा गया है अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अवसर की समानता, अब समानता की बात कर रहा है और किसमें, लोक नियोजन, यहाँ लिख देते हैं लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कर रहा है। लोक नियोजन मतलब सरकारी, लोक नियोजन सरकारी जो संस्थान हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सरकारी निकाय हैं उसमें अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16, जिसको हम लोग कहते हैं कि आरक्षण की जो बात करते हैं वो अनुच्छेद, या हम यहाँ पे कह सकते हैं आरक्षण, जो प्रचलित भाषा में अनुच्छेद 16 को लोग जानते हैं वो आरक्षण की प्रावधान जो किए गए हैं उसके बारे में कहते हैं आरक्षण जैसा जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया। लोक नियोजन मतलब सरकारी संस्थानों में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूशन शिक्षा से जुड़े हों या कोई भी संस्थान हो, उसमें कहा गया कि सबको समान रखना चाहिए और समान रखते हुए सभी को मतलब समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अवसर की समानता है यहाँ पे, अवसर समान मिलने चाहिए सभी व्यक्ति को, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। अब देखिए अगर हम शिक्षण संस्थानों की बात करें तो क्या होता है कि वहाँ पर जो जनरल होते हैं वो तो आराम से मेरिट पा लेते हैं या मार्किंग अच्छी होती है, क्योंकि उनका अगर देखें तो लालन पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई और उनके पास जो आर्थिक स्थिति होती उनकी अच्छी होती, ऐसा माना जाता है। लेकिन सब ये सही नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा होता है। तो उन लोगों को कहा जाता है कि शिक्षा प्राप्त करना बड़े आसानी से हो जाती है, तो इसलिए उनको थोड़ा क्या कर दिया जाता है, उनको आरक्षण नहीं देते हैं। वहीं एससी, ओबीसी, एसटी कहते हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से की होगी इस पढ़ाई लिखाई और इनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो जनरल लोगों के पास होती हैं, इसलिए कहा इनको आरक्षण दे दिया जाए, रिजर्वेशन कर दिया जाए, सीटें रिजर्व कर दी जाए, तो ये कर दिया जाता है। वहीं देखिए सरकारी नौकरी कोई होती है, कोई कंपटीशन निकलता है, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष छूट दी जाती है। कहा जाता है कि इनको कुछ हेल्प यहाँ कर दी जाए आरक्षण के रूप में, जिससे ये मेन स्ट्रीम में आ सकें, अर्थात भारत में जो आर्थिक विषमता है उसको दूर किया जा सके। जाति के आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको क्या किया जाए, बराबर की स्थिति में लाया जाए, इसलिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि ओबीसी जो है, ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही जाती है और वहीं एससी को 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया और एसटी को 7.5% आरक्षण की बात कही गई। देखिए ये बात होती है आरक्षण की, कहा गया
इतना कोटा होना चाहिए, इतनी सीटें रिजर्व होती हैं इन लोगों के लिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में आरक्षण शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, भारत के संविधान में आरक्षण जैसे शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी, आरक्षण ये जो 27% 15% दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया गया है कि उनकी जनता की संख्या यानी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी पूरे, अब वो भी देश के लेवल पर, पूरे देश यानी कंट्री के लेवल की बात की गई है कि पूरे देश में ओबीसी कितने थे? 27%। ओबीसी कुल जनसंख्या का, तो उनको 27% आरक्षण। एससी कितने? 15% के आसपास थे। और एसटी जो हैं वो 7.5% के आसपास जो जनसंख्या है उनकी पूरे देश में, तो उसी हिसाब से इनको आरक्षण दिया गया। हाँ, अगर आप लोग कह सकते हो कि राज्य के हिसाब से क्यों नहीं, बहुत से राज्य ऐसे हैं, जैसे हम बात करें हिंदुओं की, भारत में हिंदू जो है वो क्या है, कहते हैं कि ये बहुसंख्यक है, और मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक, अगर देखिए अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक एक शब्द है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि जिसकी जनसंख्या 50% से कम है, किसी भी देश में या हमारे भारत देश में जिस भी धर्म जाति की जनसंख्या 50% से कम है, वो सभी अल्पसंख्यक होंगे। तो आपको पता है भारत में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा हैं, 80 से लेकर 85% के आसपास हिंदू धर्म के लोग हैं। तो अन्य सभी अब जातियाँ कैसे हो जाएंगे, कैसे धर्म के लोग हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अर्थात जनसंख्या के आधार पर कहा गया है कौन अल्पसंख्यक होंगे, कौन नहीं होंगे। जैसे बात उठती है कि जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ 50% नहीं है, इसके बाद भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो क्यों नहीं दिया जाता है? बहुत से पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम है, फिर भी वहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा उनको नहीं प्राप्त है। तो इसका सिर्फ यही एक कारण है कि हमारे देश में जो प्रावधान रखा गया अल्पसंख्यक का, वो पूरे देश के लेवल पे रखा गया, ठीक है ना, राज्य लेवल पे नहीं। और राज्य लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा भी है कि आपने जो अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया है वो देश के लेवल पर परिभाषित किया है, इसको राज्य के आधार पर क्यों नहीं परिभाषित करते हो, ठीक है ना। तो लेकिन अभी तक सरकार ने, न्यायपालिका को इस पर कोई भी अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। तो ये आरक्षण जैसी व्यवस्था को भी आप समझ रहे हैं कि जिसका वर्णन हमारे किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में, कि इसके तहत क्या होगा, सभी वर्ग के लोगों को अवसर मिलेगा लोक नियोजन में नौकरी पाने के लिए और अपना स्तर उठाने के लिए। इससे आर्थिक असमानता भी दूर होगी। देखिए, अगर बात किया जाए कि मूल संविधान में आरक्षण जैसा प्रावधान कितने वर्षों के लिए रखा गया था, मूल संविधान जो था हमारे संविधानविद, उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष के लिए ये व्यवस्था की थी, 10 ईयर्स के लिए की थी कि 10 वर्ष बाद ये आर्थिक असमानता दूर हो जाएगी। एससी एसटी ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि समय समय पे हर 10 वर्ष बाद वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई भी पार्टी इसको जो सत्ता में आती है वो ख़त्म नहीं करना चाहती और इसको आगे के लिए फिर से बढ़ा देती है हर 10 वर्ष बाद। तो ये अभी कंटिन्यू बना हुआ है। देखिए, पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, ओबीसी के निर्धारण के लिए मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग, ये बहुत याद रखिए, पूछा जाता है कि किसने उन्हें ये निर्धारित किया। तो इससे पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित आयोग हैं मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग, ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया। देखिए, अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत निषेध या अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण, यानी यहाँ पे छुआछूत निषेध की बात की गई। कहा गया है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो लोअर कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट का है, ट्राइबल कास्ट का है, तो उसके साथ छुआछूत जैसा भेदभाव
पैदा ना करे। देखिए कहा गया है हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा गया कि संविधान न्यायपालिका ने इसको परिभाषित भी किया है, कहा कि हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू क्या है, हिंदू एक जीवन शैली है। ये एक ब्रॉड मतलब कॉन्सेप्ट है। हिंदू में सिर्फ हिंदू का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लोग हों। जैसे कहा गया बौद्ध धर्म, वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो जैन हैं वो भी बौद्ध धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर आते हैं। यानी कि एक ये विस्तृत रूप है, एक जीवन शैली है, जीने की कला है हिंदू, ठीक है ना। तो और इसमें कहा भी गया, संविधान में भी हमारे कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका निर्णय दिया कि जितनी भी हिंदू संस्थान हैं वो सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म के जो संस्थान हैं, जैसे मंदिर हो गया, कोई इनका ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया जो मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है, उसमें हर धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो सबके लिए खुले होते हैं, ठीक है ना। तो छुआछूत निवारण कि कोई ना करे एक दूसरे से, इसका बैन किया गया अनुच्छेद 17 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात दो चीज़ों को छोड़ के, शिक्षा एवं सैन्य विभाग को छोड़ के, दो विभागों को छोड़ के उपाधियों का अंत किया गया। ये उपाधियों का अंत क्या है, देखिए उपाधियों का अंत का मतलब ये है कि दो विभाग छोड़ दिए जाएं, शिक्षा और एवं सैन्य, यानी ये विभागों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी विभाग को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने यहाँ लोगों को उपाधियाँ प्रदान करें। उपाधियों को प्रदान करने से बैन किया गया है। आप कहोगे कि सर पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये जो दिए जाते हैं क्या ये भी उपाधि है? तो बिल्कुल इनको ध्यान रखिए, भारत सरकार जो दिए जाते हैं ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार होते हैं। इनको पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया, ना कि उपाधि की श्रेणी में रखा गया। और उपाधियाँ जो होती हैं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि शिक्षा से जुड़ी है, ये दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है, कहा गया है संविधान में और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अगर विदेशी संस्था किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहता है तो वो ले सकता है क्या? यस, ले सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उपाधि धारण कर सकता है। यानी किसी भी विदेशी उपाधि को धारण करने से पहले किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। और देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को सेना तथा शिक्षा से को छोड़कर अन्य विभागों में उपाधियां प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखिए, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 क्या है? आर्टिकल 19, इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई। यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत ये देखिए अब चालू हो गया आपका दूसरा मूल अधिकार जो मैंने दिया था, आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 क्या था? वो था समानता का अधिकार, ठीक है ना। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात की गई। तो देखिए अनुच्छेद 19 कहता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन है? नंबर 1 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, जो उसके मन में आ रहा उसको अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना। इसका हमें ध्यान रखना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो कर सकता है। वहीं बी दूसरा क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई सभा करना चाहता है तो वो सभा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बात ये कही गई है कि सभा जो होनी चाहिए वो 2 कंडीशन रख दी गई कि शांतिपूर्ण हो। कैसी हो? शांतिपूर्ण। और दूसरा एक बात यहाँ कह दिया गया कि उसके पास कोई
औजार ना हो, हथियार ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से बिना औजार के कर सकता है, सभा कर सकता है। अब देखिए जैसे सिख लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाल रखते हैं और झुंड के झुंड में जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो लोग सभा कर रहे हैं या कहीं बैठे होते हैं तो अपने साथ हथियार रखते हैं, नहीं। वहाँ पे अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें है, वहाँ पे बात कही गई है। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों पर क्या कर सकता है, उनका अनुसरण कर सकता है, आचरण में ला सकता है। तो सिख धर्म के उनके धर्म में ये बात कही गई कि जो 5 चीज़ें होती हैं उनको साथ में रखनी होती, कंगा हो गया, केस हो गया, कृपाल हो गया, ठीक है ना। तो उसमें कृपाल रखना उनके धर्म का एक आचरण है, तो वो उस अधिकार के तहत अपने साथ कृपाल रखते हैं, ठीक है ना। तो आप दूसरा देख लिए कि सभा। अगर तीसरा इसमें कहा गया संगठन बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी बात को रखने के लिए सरकार के खिलाफ या सरकार से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो देश में है उसको संगठन बनाने का भी अधिकार है। देखिए पहले वो बोल सकता है, बोलने के बाद सभा करने का अधिकार, सभा करने से बड़ा एक काम है संगठन, कि वो संगठित होकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकता है, इसके लिए एक संगठन बना सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद डी अगर हम कहें, उसको भ्रमण करने का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार। भ्रमण करने का अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति देश के अंतर्गत कहीं पे भी भ्रमण कर सकता है, आ जा सकता है, इसकी उसको स्वतंत्रता है, ये हमारा मूल अधिकार है। और इसके आगे हम बढ़ जाएं तो कहा गया रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के अंतर्गत जहाँ कहीं पे भी अगर रहना चाहे वो घर बना के रह सकता है, ठीक है ना। तो रहने की स्वतंत्रता। और इसके बाद जो छठा है वो है क्या, कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करना का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति है वो अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है, जीविका के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब इन द सेंस इन सब की सीमाएं हैं। अब देखिए सीमाएं की बात करें, ये मतलब यहाँ पे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। याद रखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की, सभा करने की, संगठन बनाने की, देश के अंदर भ्रमण करने की, देश के अंदर कहीं पे भी निवास बनाने की, रहने की, और देश में कहीं पे भी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए ये सारी हमारी क्या मूल अधिकार हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, ये अधिकार जो हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत, लोग इनका दुरुपयोग करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें संविधान में मूल अधिकार दिया गया, बात बोलने का अधिकार दिया गया, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 19 में ये भी कहा गया कि ये सीमित हैं, सीमित हैं, ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं, मतलब इनकी एक सीमा है। अगर उस सीमा से अगर ऊपर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति, अब वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति आप करना है, आपके मन में आ रहा किसी धर्म को निंदा करें और इतना निंदा करें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, लड़ाई हो जाए, या आप कहें हमें बोलने का अधिकार है तो आप किसी भी राष्ट्रपति के बारे में या किसी भी न्यायपालिका के न्यायाधीश के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ भी अभिव्यक्ति करेंगे, नहीं। एक इतना ही अभिव्यक्ति आपको करना है जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे, कोई भी व्यक्ति इससे हर्ट ना हो, किसी की गरिमा इससे नष्ट ना हो, उतना ही आप बोल सकते हैं, मतलब एक सीमा में। दूसरा है सभा करने। अब ये नहीं कि सभा आप कर रहे हैं, बीच चौराहे पे बैठ के पूरी सड़क जाम करके आप सभा कर रहे हैं और आप कहें कि हमें सभा करने का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। तो इससे क्या है, व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि हाँ जहाँ नहीं सभा करनी वहाँ पे कहो कि नहीं हमें सभा करना है, तो ये भी सीमित है, इसके भी प्रावधान। संगठन बनाने का अधिकार, देखिए संगठन बनाने के लिए कहा गया है कि सेना तथा जो मतलब कुछ ऐसे होते हैं लिंग जो आप यूनिक कह सकते हो, इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। किसको, एक तो सेना को संगठन बनाने का अधिकार नहीं। अभी हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 33, 34, 35, जिसमें हम 33 की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो पुलिस हैं,
रॉ है और सेना है और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं और यूपी मतलब सरकार के कर्मचारी होते हैं, इनके मूल अधिकारों में संसद नियम बनाकर कटौती कर सकती है। अर्थात ऐसे लोगों को पूरी तरह से ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे। तो संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाइए, लेकिन संगठन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन नहीं होना चाहिए जो समाज की जो गतिविधि चल रही है उसको कहीं प्रभावित करे, दंगा प्रसाद करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भ्रमण करने का अधिकार, तो वो भी भ्रमण करिए, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कि हाँ कि आप इसी तरीके से उल्लंघन करें नियमों का, नियमों के साथ करें रहने और व्यवसाय करने। अब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी व्यवसाय चालू कर दें। व्यवसायों की एक भी लिमिट होती है। कुछ अच्छे व्यवसाय और ड्रग पेडलर का काम करने लगो, ड्रग सप्लाई करने लगो, औजार सप्लाई करने लगो, यानी कि राष्ट्र के हित में है या नहीं है राष्ट्र, तो एक इसका भी एक सीमा है। इसका ये नहीं कि आप दुरुपयोग करें, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद जो 20 है ये भी बहुत व्यापक अवधारणा है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद देखिए 20 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्ध का अधिकार। अनुच्छेद जो 20 है बहुत ही व्यापक है, लेकिन हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है किसी भी व्यक्ति को, देखिए इसमें 3 बातें कही गई हैं। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिल सकती है। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। ऐसा नहीं अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई व्यक्ति अन्य अपराध करने के बाद वो न्यायालय जाता है, न्यायालय उसको 5 वर्ष की कारावास दे देता है, वो 5 साल काट के आता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है और कहता है कि देखो इसने ये अपराध किया था उसी अपराध के लिए, और शिकायत करता है, न्यायालय फिर उसको पकड़कर अपराध की श्रेणी में नहीं दे सकता। या किसी भी व्यक्ति को आप सिंपल जानिए, अगर एक बार अपराध किया है तो उसको एक बार ही सज़ा मिलेगी। नंबर 2, इसी में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उसको अपने अपराध के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहा जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है और उससे कहा जाए कि आप कबूलो और आप अपने खिलाफ ही कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दो, तो ये नहीं हो सकता। इसका विरोध किया गया, निरोध किया गया कि कोई भी व्यक्ति को आप पुश नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते कि अपने ही खिलाफ क्या करे, गवाही दे। तो ये तो अपने ही खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 3 कहता है अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो अपनी बात को रखना चाहता है तो अपने मनपसंद का विधि के लिए परामर्श कर सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है या वकील को कर सकता है। अपना पक्ष रखने के लिए क्या कर सकता है, किसी वकील को क्या कर सकता है, रख सकता है, हायर कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कानूनी दांव पेंच को नहीं जानता है, तो वो अपनी सलाह ले सकता है, किसी से विधिक सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 20 यही कहता है। देखिए इसके बारे में बहुत कुछ और भी बातें हैं बताने को, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और अभी हम लोगों ने सिर्फ अनुच्छेद 20 तक ही बात की है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 20 के आगे आप लोगों को और बताएंगे और 20 पर ही भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए इतना आप पढ़िए, आगे अगली क्लास में फिर। और आप लोगों को ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने के लिए मेरे को। जय हिंद, जय भारत।